ठीक है। अब इसके बाद आता है ईच एल्गोरिदम इज सप्लाइड विद 0 और मोर एक्सटर्नल क्वांटिटीज, मतलब या तो 0 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सप्लाइड विद 0 और मोर एक्सटर्नल क्वांटिटीज मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहां तक भी हमारा मन होगा हम वहां तक जाएंगे। जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हम जो है इससे इसमें हम एल्गोरिदम में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, each algorithm here supplying external quantities means giving input to the algorithm, यानी जो external quantities हैं उनको जो है यहाँ external quantities supply करने का मतलब बस इतना है कि input देना, ठीक है। input देने का मतलब जैसे a plus b is equal to c लिखा है तो a की कुछ वैल्यूज होंगी, b की कुछ वैल्यू होगी और सी की कुछ वैल्यू होगी। तो ए की जो वैल्यू आप देंगे वो एज अ इनपुट देंगे, बी की जो वैल्यू देंगे वो क्या देंगे, एज अ इनपुट देंगे। ईच एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट वन क्वांटिटी मींस देयर शुड बी सम आउटपुट, समझ में आ रहा है। प्रोड्यूस एटलीस्ट वन क्वांटिटी का मतलब है कि अगर आप कोई इनपुट दे रहे हैं, गिविंग एन इनपुट, तो अगर इनपुट देना है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट जो है आपको मिलना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। अब ईच एल्गोरिथम शुड हैव डेफिनेटनेस, ठीक है, तो एक डेफिनेटनेस होनी चाहिए, मतलब ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? आदर्श बताओ, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अनएम्बिगुअस? सर स्पष्ट, सर स्पष्ट होता, क्लियर। शिवा पांडे हैं इसमें, शिवा पांडे बताइए अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? नहीं पता है। निखिल, अनएम्बिगुअस का क्लियर, क्लियर। हाँ ठीक है। तो अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर होना, ठीक है, किसी चीज का क्लियर होना। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ईच एल्गोरिथम शुड हैव डेफिनेटनेस, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस का मतलब। फोर्थ पॉइंट है ईच एल्गोरिथम शुड हैव फाइनाइटनेस if we trace out the instruction of an algorithm। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन ट्रेस आउट करना है, then for all case the algorithm will terminate and after finite number of steps, ठीक है। फाइनाइटनेस का मतलब है कि अगर जैसे तुम कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई एल्गोरिदम लिख रहे हो, ठीक, तो उसको उसका एक सेट ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, वो जो स्टेप्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो, या ऐसा ना हो कि 1 से लेकर 100 तक जा रहा है तो 100वें स्टेप के बाद उसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अगर रुकेगा नहीं तो इसमें एम्बिग्विटी बढ़ती जाएगी। कोई चीज जहां पर अंत हो जाए, जहां पर कहीं ना कहीं तो रुकेगा, नहीं रुकेगा तो क्या होगा, मतलब एम्बिगुअस हो जाएगा डेटा, ठीक है। अब अगला आता है ईच एल्गोरिथम शुड हैव इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी सफिशिएंटली बेसिक दैट इट कैन बी कैरीड आउट बाय अ पर्सन यूजिंग ओनली पेंसिल एंड पेपर, ठीक है। मोर ओवर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट ऑल्सो बी फिजिबल, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? फिजिबल क्वेश्चन होना चाहिए। फिजिबल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसको हम क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सकें। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ प्रोग्राम। हेलो, आवाज आ रही है? नो सर, बहुत कम आवाज आ रही है। फस क्या आ रही? बस क्या आ रही है? अब भी नहीं आ रही है आवाज? क्लियर हो गई। अब क्लियर हो। क्लियर है सर। अरे 4-5 दिन रुक जाओ, फिर नेट लगवा ही लेंगे तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीन दिख रही, शेयर स्क्रीन दिख रही है? हेलो, नो सर। नो सर।
नहीं सर। नहीं दिख रही है शेयर? हाँ सर दिख दिख रही रही है है। सर। अब फिर से शेयर करेंगे तब ना दिखेगी। अब दिखी? हाँ सर। यस सर। तो ईच एल्गोरिदम शुड हैव फाइनाइटनेस, इसमें एक फाइनाइटनेस होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए। ये एल्गोरिदम के जो ये सारे हम बता रहे हैं ना, जैसे फाइनाइटनेस है, तो फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम के जो स्टेप्स होने चाहिए वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब जो भी आप चीजें लिखने जा रहे हो या एग्जीक्यूट करने जा रहे हो या जो भी प्रोग्राम के लिए जो भी एल्गोरिदम आप लिखोगे वो दिस शुड बी इफेक्टिव, मतलब जो इनपुट आप दे रहे हो, जो डिजायर्ड आउटपुट आपका होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको एक इफेक्टिव एल्गोरिदम का क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पेंसिल पेपर वगैरह यूज करना पड़ेगा या सिस्टम का यूज कर सकते हैं। we need to distinguish between an algorithm and a program। प्रोग्राम और एल्गोरिदम के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। the major difference is that algorithm always terminates while a program may not always terminate। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, हमेशा टर्मिनेट नहीं होता। एन नंबर के लिए अगर हम इनपुट दे दें, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक nth स्टेप पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि एल्गोरिदम कुछ स्टेप्स के बाद क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 10 स्टेप खत्म हो जाएगा। हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू सी के लिए तुमको मैंने एल्गोरिदम लिखवाया था, ऊपर बताया था ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी यानी एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए एल्गोरिदम। देखो यहाँ पर ये जो लिखा है, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम व्हिच एड्स द टू नंबर्स, स्टोर द रिजल्ट इन अ थर्ड वेरिएबल। तो इसमें देखो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स ही हैं और वो फाइनाइट है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 6 हैं। तो वो जो 6 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसके बाद ये एल्गोरिदम हमारी स्टॉप हो जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक फाइनाइट एल्गोरिदम है। ठीक है, इनफाइनाइट एल्गोरिदम नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है कि प्रोग्राम में इन्फिनिटी यानी n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम उसमें इनपुट देते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो वेरिएबल जैसे हम ले रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल ए वेरिएबल बी हम ले रहे हैं, तो इसको किसी 6 स्टेप में हमने खत्म कर दिया। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम बेसिकली है कि प्रोग्राम द मेजर डिफरेंस दैट प्रोग्राम ऑलवेज टर्मिनेट। प्रोग्राम क्या होता है, हमेशा the major difference that algorithm always terminates with while a program may not always terminate। मतलब प्रोग्राम हमेशा टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, जब नहीं हो तक आप सकता। उसको खत्म नहीं करेंगे। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ सच प्रोग्राम which may not always terminate is an operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होगे तुम लोग, इस बार पढ़ रहे हो? जी सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि जब हम ओपन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लगता है। बट अब देखो क्या लिखा, बट कंटिन्यूज इन अ वेट लूप अंटिल मोर जॉब्स आर एंटर्ड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, उसको डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं और वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके जो है वो जो है कंप्यूटर के टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि कभी ना टर्मिनेट होने वाले प्रोग्राम को कौन सा प्रोग्राम कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम, जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। अगर टर्मिनेट हो गया पूरा प्रोग्राम तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। समझ आ रहा है? जी सर। हाँ, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमको याद रखनी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम सबसे पहले हैं। इसमें सबसे पहला हमने तुमको बताया कि इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज जो आपको सप्लाई करनी है। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, डेफिनेटनेस होना चाहिए, फाइनाइटनेस होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एल्गोरिदम? ठीक है, what do you understand by the term algorithm? एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन इससे बनेगा। ठीक है, what do you understand by the term algorithm? ठीक, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमको डिस्क्राइब करनी होगी तो क्या डिस्क्राइब करोगे, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, डेफिनिटनेस। ठीक है, these are the characteristics of
एल्गोरिदम, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द टर्म एल्गोरिदम, तो टर्म एल्गोरिदम को तुम बता दोगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ एन प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है, कि हाउ टू रन अ प्रोग्राम, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो ए प्लस बी वाला जो है, तो ए प्लस बी वाला जो एडिशन का प्रोग्राम एल्गोरिदम लिखा है उसको तुम लिख दोगे, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये ऊपर बता दी है मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं इसकी, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो बोल देना सर नहीं समझ में आ रहा है, हम रुक जाएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात आती है कि इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। देखो अब इसमें यहीं से स्टार्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट, कि इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी अभी तक तो हमने जो पढ़ा था कंप्यूटर फंडामेंटल में कि एल्गोरिदम होता क्या है, तो एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद बात आती है तुम्हारी कि इसमें सबसे पहले कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बता चुका हूं मैं, ठीक है। एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका हूं। अब इसके बाद बात आती है इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। इफिशियंसी का मतलब होता है कि कितना इफिशियंट है हमारा एल्गोरिदम। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ बताओ निखिल बताओ, व्हाट इज इफिशियंसी? निखिल, निखिल है नहीं। आदर्श तुम बताओ। सर मतलब ताकि कोई पढ़ने वाला आराम से समझ सके उस प्रो एल्गोरिदम की इफिशिएंसी, मतलब कितना आसान भाषा में लिखा जा सकता है एल्गोरिदम। विवेक बताओ इफिशियंसी का मतलब क्या है, व्हाट इज इफिशियंसी? कन्वीनियंट या फिर कहते हैं कंपेटेबल। अच्छा प्रवीण? क्षमता, सर क्षमता हो जाएगा। क्षमता, क्षमता सर, क्षमता सर, क्षमता, कैपेसिटी। एफिशिएंसी क्षमता। इफेक्टिवनेस होती है सर, मतलब कि सर कितना अच्छा है। हाँ कितना अच्छा, एग्जैक्टली व्हाट, अच्छा, हाउ इट ताकि इज। सर पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए। बस बस यही है, ठीक है। अब इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम का मतलब कि कितनी इफिशियंट है, कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें लिखा था इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम डिसाइडिंग द मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को जज कैसे करते हैं वो उसकी इफिशियंसी। जैसे हमें अगर किसी की इफिशियंसी बतानी है, जैसे मान लो हमें आदर्श की इफिशियंसी बतानी है, अभिषेक की इफिशियंसी बतानी है, तो उनकी इफिशियंसी स्टडीज को बताने के लिए हम कैसे बताएंगे कि स्टडी में बच्चा आपका कैसा है, उसकी इफिशियंसी कैसी है, उसका रिजल्ट कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कि उसका रिजल्ट बताता है उसकी इफिशियंसी। समझ आ रहा है? तो इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज कैन बी डिसाइडिंग द, अब जैसे एल्गोरिथम की इफिशियंसी बतानी है तो इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम का मतलब है कि मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को जज करना इज नोन एज इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। समझ आ रहा है सबको? ठीक, हाँ। वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम बाय कंप्यूटिंग टू फैक्टर्स। हम ये दो फैक्टर्स पे जो है हमारा डिसाइड होता है, ठीक है। ये दो फैक्टर्स पे हमारा डिसाइड होता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है इसमें, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज के आधार पे हम किसी भी एल्गोरिथम की इफिशियंसी को क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है। दिस इज पॉपुलरली नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट, कि कितना टाइम उसको लग रहा है, दैट इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम का मतलब यहां पर टाइम का मतलब तुम्हारी घड़ी से नहीं है, ठीक है, ना ही कितना मिनट लगा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, इससे भी नहीं है, ठीक है। तो इससे भी नहीं है कि कितना टाइम लग रहा है, तुमको बस ये समझना है कि टाइम का मतलब यहाँ पर ये है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर बीइंग कैलकुलेटेड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कि जितने भी स्टेप्स हैं आपके, जैसे मान लो n नंबर ऑफ इनपुट्स दे रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
अमाउंट, अब दूसरा है अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि कितना स्टोरेज ले रहा है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज मतलब कैपेसिटी, मेमोरी कितनी लग रही है, तो उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द टू टर्म्स। दो टर्म्स में हम तुम्हारे जो है इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम को, यानी एल्गोरिथम की जो मेजरमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को दो चीजों पे हम क्या करते हैं? जज करते हैं, मेजर करते हैं। पहला होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, the time required by an algorithm to execute, the time required by an algorithm to execute का मतलब बस इतना है कि how many steps you are taking to executing the program or executing the algorithm। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, दूसरा है तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नोन एज how much memory you require to store the program in the memory location is known as स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। समझ आ रहा है? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस ठीक, सर। जहां ना समझ में आए वहीं पर तुरंत रोक देना कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम सबको क्लियर हो गया ऑलमोस्ट कि व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक, अब हम इसके आगे बात करेंगे। यस सर। तो मैं दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाला मैं बंद कर रहा हूँ। स्टॉप शेयर। दिख रहा है तुम लोगों को? अरे बाकियों को दिख रहा है? हाँ यस सर, हाँ सर। सर। यस सर। यस तो जब यस सर। दिख रहा है तो बोल दिया करो हाँ दिख रहा है सर। यस सर। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे, मतलब एल्गोरिदम की हमने बात कर ली। तो एल्गोरिदम में सबसे पहले हमने बात की कि एल्गोरिदम की इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तुरंत बोलेगा सर नहीं समझ में आ रहा, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ द एल्गोरिदम। फर्स्ट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is known as how many steps you are taking to execute a program. How many steps you are going to taking to execute a program is known as time complexity। ठीक है, कितना n स्टेप्स लेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n नंबर में हम काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है वो समय से लेकर के नहीं है। ठीक है, कि कितना टाइम ले रही है इसका मतलब नहीं है। कितना टाइम लेने का मतलब बस ये है कि कितने स्टेप्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि हाउ मच मेमोरी यू रिक्वायर टू स्टोर द प्रोग्राम इन द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू एनालाइज अ प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम को कैसे एनालाइज करेंगे? एनालाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुमको इफिशिएंट, अब तुमसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, कोई एल्गोरिदम दी गई, अब जैसे तुमसे शॉर्टिंग कराए तो शॉर्टिंग में सबसे पहले पूछा जाएगा कि शॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? फॉर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट करने का मतलब क्या है? या तो उसको बढ़ते क्रम में लगाइए या उसको घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, हाउ टू एनालाइज प्रोग्राम्स, देयर आर मेनी क्राइटेरिया ऑन विच वी कैन जज प्रोग्राम फॉर। ठीक है, हमारे पास कई ऐसे एरियाज हैं जिसपे हम प्रोग्राम को क्या करते हैं? जज करते हैं। तो जज करने का मतलब क्या है कि कैसे जज करेंगे? दैट विच वी कैन जज द प्रोग्राम। फॉर इंस्टेंस, डज माय प्रोग्राम वर्क ऑन व्हाट आई वांट टू डू, मतलब कि क्या आपका प्रोग्राम वही कर रहा है जो आप उससे करवाना चाहते थे। समझ आ रहा है कि नहीं?
यस सर, आ रहा सर। हाँ, बीच बीच में बोलते रहा करो, नहीं ऐसा लगता मैं अकेले कहीं बैठा हुआ हूँ गुफा में और चिल्ला रहा हूँ। ठीक सर है, ऐसे डिस्टरबेंस होने लगती है, इसीलिए नहीं बोलते हैं लोग। नहीं नहीं बोला करो, हमें कोई मतलब बीच बीच में फालतू बात मत बोला करो। जब नहीं समझ में तो यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो, रिस्पॉन्स तो मिले, समझ में तो आए कि हाँ तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। ठीक है, डज इट ओके वर्क सर। करेक्टली अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन, डज इट वर्क अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल। अब सबसे पहली जो यहाँ लाइन लिखी, डज माई प्रोग्राम वर्क ऑन, ठीक है, डज माई प्रोग्राम वर्क ऑन, अरे यार द मीटिंग विल एंड इन, क्या आज सब कुछ हो रहा है। Does my program work on what I want to do, ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है, अगर मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं फिर से शेड्यूल कर दूंगा, तुम लोग भागना मत। ठीक है, डज माई ओके प्रोग्राम सर। वर्क ऑन व्हाट आई वांट टू डू, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसको जो हम करवाना चाह रहे हैं वो वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो एडिशन का प्रोग्राम है, तो एडिशन के प्रोग्राम के लिए एडिशन ही करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। तो डिजायर्ड आउटपुट तुम्हारा एडिशन का आउटपुट होगा, इनपुट जो होगा वो तुम दोगे। ठीक है, डज इट वर्क अकॉर्डिंगली टू ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस जो है उसके आधार पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर एडिशन का प्रोग्राम है तो एडिशन ही परफॉर्म करेगा। उसके बाद है आर प्रोसीजर्स क्रिएटेड इन सच अ वे दैट दे परफॉर्म लॉजिकल फंक्शनिंग। ठीक है, लॉजिकल फंक्शनिंग का मतलब क्या है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, मतलब जो भी ऑपरेशन दिए गए उसको माइनस दिया गया, प्लस दिया गया, डिवाइड दिया गया, या जो भी ऑपरेशन उसको दिया, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन उसको करने को बोला गया, वो लॉजिकल परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, लॉजिकल ऑपरेशन दे रहा है कि नहीं। इज द कोड रीडेबल, कोड रीडेबल है कि नहीं है। ठीक है, द अबव क्राइटेरिया आर इंपॉर्टेंट व्हेन वी राइट द above criteria are important when we write when one writes the software. Still there are other criteria for judging the programs which have a more direct relationship with performance. These are mainly concerned with the computing time and storage requirements of the algorithm. ठीक है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ जो the above criteria are important when one writes the software, तो हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। क्या, does my program work what I want to do, मतलब हमारा जो प्रोग्राम वही कर रहा है जो हम करना चाहते हैं। फिर दूसरा है does it work correctly according to original specification। फिर तीसरा है are procedures created in such a way that they परफॉर्म लॉजिकल फंक्शनिंग। ठीक है, चौथा है इज द कोड रीडेबल, मतलब कोड रीडेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इसका जो इसका एक एग्जांपल लेके करेंगे। ठीक है, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉलोइंग प्रोग्राम। If one asks the question that how much time it takes to execute this statement, कौन से स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, कौन से स्टेटमेंट की बात हो रही है, इस स्टेटमेंट की बात हो रही है, x प्लस 1 की, इसकी बात हो रही है, x इज इक्वल टू x प्लस 1 की, कि how much time it takes to execute this statement. It is impossible to determine exact timing taken by the statement to execute unless we have the following information. ठीक है, अब देखो जो टाइम की बात हम कर रहे हैं, जो एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू x प्लस 1 जो ये लिखा हुआ है, तो इसमें एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट अनलेस वी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब कितना टाइम ये लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहले हमें x के लिए इनपुट देना पड़ेगा, तभी तो हम न्यू x, जैसे यहाँ पर ये x है तो ये क्या होगा, ये न्यू x होगा, ये क्या होगा, ओल्ड x होगा। ओल्ड एक्स की कुछ वैल्यू होगी और न्यू एक्स की कुछ वैल्यू होगी, तो न्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड एक्स की वैल्यू को पता होने चाहिए, व्हाट इज ओल्ड एक्स। ठीक है, तो आप इनपुट किसके लिए दोगे, आप ओल्ड एक्स के लिए इनपुट दोगे न्यू एक्स कैलकुलेट करने के लिए। द मशीन दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, मशीन लैंग्वेज, द मशीन दैट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, मतलब किस मशीन पे आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, ये डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा। टाइम कौन सा, अब यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो पर्टिकुलर कि हाउ मेनी स्टेप्स यू आर
कितना स्टेप्स आप ले रहे हैं। द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सेट, जो आपका मशीन है वो कितने इंस्ट्रक्शन सेट्स जो है एग्जीक्यूट करता है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कितना टाइम रिक्वायर है ईच मशीन इंस्ट्रक्शंस के लिए। द ट्रांसलेशन अ कंपाइलर विल मेक फॉर दिस स्टेटमेंट, मतलब कंपाइलर कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो चीजें लिखी है और किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम्ड है कि टाइम शेयरिंग है, ठीक है, किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपको बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जो x प्लस 1 है हमारा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन सी मशीन पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, अभी तक इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब कितना टाइम लिया जा रहा है। अभी हमने कई बार तुमको यही चीज बताई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। as it is difficult to measure that time complexity in terms of clock units, we will measure the time complexity using frequency count। हम लोग जो भी इसको कैलकुलेट करेंगे, जो क्लॉक यूनिट्स हैं, ठीक है, जो क्लॉक यूनिट्स होंगी, क्लॉक यूनिट्स का मतलब क्या है कि घड़ी की यूनिट्स नहीं होंगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लॉक यूनिट्स। यहाँ जो भी हम क्लॉक यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स हम कितना लेंगे किसी टाइम को, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमको पता करनी है कि कोई हमारा जो प्रोग्राम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे तुम पता करते हो, जैसे मान लो तुमको हमने कोई प्रोग्राम दिया और वो 100 लाइन का कोड है, उसको तुमको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता करनी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वो कितना कठिन है और कितना आसान है, यानी कितना टाइम उसको लगेगा। अगर आसान होगा तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, अगर कठिन होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। यानी कठिन होगा यानी कॉम्प्लेक्स होगा तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी उसका जो फ्रीक्वेंसी काउंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर, ठीक है, दूसरे में। ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो फिर से आ गया। अब आता है फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है। फ्रीक्वेंसी काउंट होता है द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम is measured by inserting a counter in the algorithm in order to count the number of times the basic operation is executed. This is a straightforward method of measuring the time complexity of the program, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी काउंट तुमको अगर कैलकुलेट करना है तो कितनी बार उसका जो ऑपरेशन है वो तुम परफॉर्म कर रहे हो वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी काउंट होता है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो a जो है तुम्हारा, तुम डिफाइन कर दो, a जो है 1 से लेकर के 10 तक जाएगा, b जो है 1 से लेकर के 10 तक जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी काउंट हमारा अगर डिफाइन हो जाएगा तो एल्गोरिथम हमारी इफिशिएंट हो जाएगी। इफिशिएंट का मतलब अच्छी हो जाएगी और इफिशियंसी उसकी अच्छी होगी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, सॉरी, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो है वो फाइनाइट होंगे। तो अब फ्रीक्वेंसी काउंट का क्या मतलब है, द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम इज मेजर्ड बाय इंसर्टिंग अ काउंटर इन द प्रोग्राम। मतलब काउंटर इंसर्ट करने का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द बेसिक ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब एक कोई प्रोग्राम में अगर हम काउंटर इंसर्ट कर दें और उस काउंटर का काम क्या होगा कि हाउ मेनी टाइम्स इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स बेसिक ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड, कि कितने बेसिक ऑपरेशन वो काउंट करेगा, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो x इज इक्वल टू 1 लेगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, तो x इज इक्वल टू 1 लेगा, y इज इक्वल टू 2 लेगा, फिर z इज इक्वल टू कैलकुलेट करे तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है। अब नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.5.1, कंसीडर द फॉलोइंग कोड फॉर ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी काउंट। तो फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब बस इतना है कि हम एक प्रोग्राम के अंदर किसी काउंटर को इंसर्ट कर देते हैं और उस काउंटर का काम क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करना उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। समझ आ रहा है आदर्श? यस सर। यस सर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग। अब ये प्रोग्राम हम इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करके देखेंगे। अभिषेक समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है सर काउंटर को एज ए वेरिएबल हम प्रोग्राम में हाँ मतलब काउंटर को डालेंगे।
काउंटर काउंटर तो वो जो कितनी बार एडिशन हो रहा होगा उसको काउंट करेगा ना। हाँ हाँ बस वही बात है, अभिषेक जो कह रहा है दैट इज करेक्ट। ठीक है आदर्श, समझ में आ रहा है जी आदर्श? सर, वो हम भी समझ रहे हैं, बट सर प्रोग्राम में कैसे सर काउंट करेगा? अब वही तो बताने जा रहे हैं कि प्रोग्राम में कैसे काउंट करेगा। फ्रीक्वेंसी काउंटर इज नोन एज द काउंटर। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी काउंट है, जो लिखा है फ्रीक्वेंसी काउंट, हम जो पढ़ रहे हैं जी सर, वही काउंट